ये स्टोरी स्नेहा की है, जिसे मुंबई के एक मेंटल हॉस्पिटल में एज अ न्यूली अपॉइंटेड इंटर्न सेलेक्ट किया गया था। स्नेहा को उस हॉस्पिटल के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। ये उसकी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था प्रैक्टिकली काम करने का। शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन अ फर्स्ट डे। वो पहले दिन जाती है, बाकी सबसे इंटरेक्ट करती है। वहाँ उसको अपने साथ की 2 और लड़कियां हिमांशी और अरुणिता भी मिलती हैं, जिनका भी आज पहला ही दिन था। वो भी एज अ इंटर्न काम करने आई थी। अच्छा, उस मेंटल हॉस्पिटल के बारे में एक चीज काफी मशहूर थी। बोला जाता था कि उस हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर के रूम 3F में कोई नहीं जाता था। वो करीब पिछले 12 साल से लॉक पड़ा हुआ था। कहा जाता है वहां इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट के दौरान किसी पेशेंट की डेथ हो गई थी, जिसपे काफी हंगामा भी हुआ था। हॉस्पिटल बंद होने की नौबत तक आ गई थी, लेकिन जो हॉस्पिटल के ओनर थे उनके काफ़ी कनेक्शंस थे, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल को बंद होने से बचा पाए। बाकी उस रूम में लोगों ने जाना बंद कर दिया, क्योंकि उस पेशेंट की मौत काफ़ी दर्दनाक थी। शॉक की इंटेंसिटी ज़्यादा होने के कारण उसके मुंह से झाग आ गया और उसकी आंखें बाहर की तरफ आ गई थी और वो तड़प तड़प कर मर गया था। इन सब की वजह से उस मेंटल हॉस्पिटल के रूम 3F में लोग जाने से कतराते थे। एक दिन अरुणिता और हिमांशी शिफ्ट के बीच में सिगरेट पीने नीचे गईं, तो वहां कैजुअली गार्ड से बात होने लगी उनकी, और हॉस्पिटल और वहां के मेंटल पेशेंट्स की फनी हरकतों को डिस्कस करने लगे वो लोग। वो मजाक मजाक में बोलती है, गार्ड भैया, अगर हमें कोई पेशेंट कभी परेशान करेगा तो आप बचा तो लोगे ना? तो गार्ड कहता है, मैम आप टेंशन मत लो, हमारा काम ही यही है, बस रूम 3F में मत जाना। और ये कहते हुए गार्ड ने उन दोनों को उस रूम की सारी कहानी बताई। पर अरुणिता और हिमांशी को ये मजाक लगा और उन्होंने मजाक में बोला कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सारी बेफजूल की बातें हैं। और उन्होंने ये सोचा कि आज नाइट शिफ्ट के दौरान ये लोग उस रूम में जाके देखेंगे, क्योंकि रात में पेशेंट्स सो चुके होते हैं और काम ज़्यादा नहीं रहता। अरुणिता और हिमांशी स्नेहा को भी कन्विंस करने लगे कि वो भी उन लोगों के साथ चले, लेकिन स्नेहा को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो दोनों स्नेहा का मजाक उड़ाने लगी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्नेहा के बिना ही जाएंगी। लेकिन एक टाइम के बाद स्नेहा की एक्साइटमेंट टू नो अबाउट द स्टोरी और बार बार कन्विंस करने पर स्नेहा भी बिना मन के उन दोनों के साथ चलने को रेडी हो गई। रात हो गई थी, गार्ड चाचा भी सो चुके थे। धीरे से गार्ड रूम में घुसने के बाद हिमांशी ने टॉप फ्लोर की सारी चाबियां ले ली। सारी चाबियां एक साथ गुच्छे में करके रखी हुई थी। अब रात के करीब 1 बज चुके थे। वो तीनों टॉप फ्लोर पर गईं। वो फ्लोर अक्सर बंद ही रहता था, पेशेंट्स ज्यादा थे भी नहीं उस वक्त हॉस्पिटल में। धीरे से गैलरी को पास करके और मोबाइल का फ्लैश का यूज करके वो लोग रूम 3A के पास पहुंचे और उसको खोलने लगे। इतने टाइम से ना खुलने की वजह से ताले में जंग लग चुका था। वो लोग ताला खोलने का ट्राई कर रहे थे और स्नेहा सबसे पीछे खड़े होकर उन्हें फ्लैश दिखा रही थी कि तभी अचानक से स्नेहा को कुछ ठंड सा महसूस हुआ। लेकिन उसने बाकी दोनों से ये कहा नहीं, क्योंकि वो फिर उसका मजाक बनाते। ताला खुलने में टाइम लग रहा था और स्नेहा को ठंड और ज्यादा लगने लगी थी कि तभी ताला एक झटके में खुला। दरवाजे की सिटकनी खुलते ही दरवाजा धीरे से खुला। तीनों मोबाइल का फ्लैश जलाते हुए अंदर घुसी। स्नेहा अभी भी काफी डरी हुई थी। वो लोग कुछ ही कदम अंदर गए होंगे कि स्नेहा को महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। स्नेहा एकदम से पीछे मुड़ी और देखा तो वहां कोई नहीं था। हिमांशी और अरुणिता उस रूम के और अंदर जाने लगी, पर स्नेहा डर के मारे मना करने लगी उन लोगों को और अंदर जाने से। सब नॉर्मल हो चुका था। हिमांशी और अरुणिता को रूम में कुछ खास नहीं दिखा। वो वहां से लौट ही रहे थे कि तभी अचानक से स्नेहा को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान में काफी कस के ठंडी सी फूंक मारी हो। वो एकदम से चिल्लाते हुए भागी। हिमांशी और अरुणिता भी उसके पीछे पीछे भागने लगी और अचानक से स्नेहा एकदम से रुकी, जैसे मानो कि कोई उसके सामने खड़ा हो, और इतनी जोर से चिल्लाई कि उसके गले की और सिर की वेन्स में काफी डैमेज आया। और वो डैमेज और कंपाउंड हो गया जब वो उसी वक्त बेहोश होकर सीढ़ियों से गिर गई। वो खून से लथपथ हो गई
सारा स्टाफ आवाज़ सुनकर फौरन ऊपर आ गया और स्नेहा को तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया। स्नेहा 7 महीने कोमा में रही। डॉक्टर का कहना था कि वेन्स पे इम्पैक्ट और हेड इंजरी की वजह से ट्रॉमा में है और शायद अब वो मेंटली 100% कभी फिट भी ना हो पाए। पर हॉस्पिटल का स्टाफ का मानना था कि वो इंजरीज की वजह से नहीं बल्कि उसी मेंटल पेशेंट की आत्मा का काम था। उनका मानना था कि उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके दिमाग को बहुत गहरा सदमा दे दिया। 7 महीने बाद जब स्नेहा को होश आया तो स्नेहा खुद पागल हो चुकी थी और पागलों की तरह इधर उधर कर रही थी और हंसे जा रही थी। स्नेहा को उसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसका ट्रीटमेंट आज भी चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्नेहा से पहले भी 2 लोग के साथ ऐसा हो चुका था, जिनमें से एक ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी और दूसरे का इलाज अभी भी चल रहा है। पता नहीं स्नेहा ने क्या देखा और उसके साथ क्या हुआ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस रात स्नेहा ने ऐसा क्या देखा कि अपने सेंसेस लूज कर दिए। बहरहाल हिमांशी और अरुणिता को उनके मिसकंडक्ट के चलते उस हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। एक मजाक ने स्नेहा की जिंदगी बर्बाद कर दी। खैर, अगर आप भी बहादुरी दिखाने में विश्वास रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहादुरी और बेवकूफ़ी में एक बहुत छोटा सा अंतर होता है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। ये कहानी है लखनऊ के एक सरकारी हॉस्पिटल की। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सर्विसेज कितनी ख़राब होती हैं। रितिका, जो कि आज सीनियर डॉक्टर के ना होने की वजह से ड्यूटी पर थी, वो अक्सर नाइट शिफ्ट्स अवॉइड करा करती थी क्योंकि उसे रात में ड्यूटी करना थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता था। लेकिन आज उसकी मजबूरी थी। उस हॉस्पिटल में एक अफवाह थी कि रात के वक्त उस हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट वार्ड के बाहर कॉरिडोर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी और लोगों को मना करा जाता था कि वहां रात को ना ही घूमें। रितिका इन सब बातों में उतना विश्वास नहीं रखती थी। वो बहुत प्रैक्टिकल लड़की थी, उनसे इन सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसी दिन ड्यूटी के दौरान सारे पेशेंट्स को चेक करने के बाद वो फ़ोन पर बात करती हुई उस कॉरिडोर से गुजर रही थी। तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत अपना फ़ोन काटा और देखने गई कि कौन रो रहा है इतनी रात को। उसे लगा शायद कोई पेशेंट जाग गया है। वो चेक करने गई, तभी पावर कट हो गया और हॉस्पिटल में अंधेरा हो गया। जब उसने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करी और देखा तो उसको अपने सामने एक औरत दीवार पर खरोचती हुई दिखी और रोते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी, जो समझ पाना बहुत मुश्किल था। रितिका ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप अपने रूम में क्यों नहीं हैं? आप किस रूम में एडमिट हैं? हेलो। पर वो औरत ध्यान नहीं दे रही थी और उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर रितिका उसके पास जाने लगी और पास जाकर उसने उस औरत के कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही औरत पलटी, रितिका की चीखें निकल गईं और वो वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी और बाकी नर्सेज भी वहीं थी। रितिका ने बताया कि उसने कल एक औरत को देखा और उसके हाथ में मरा हुआ बच्चा था और वो सिसक सिसक कर रो रही थी। लेकिन सबने रितिका की बात पर यकीन नहीं किया। सबने बोला कि तू अपने काम की वजह से बहुत स्ट्रेस में है, तुझे छुट्टी लेकर थोड़ा आराम करना चाहिए, और सब वहाँ से चले गए। तभी एक बुढ़ी सी औरत जो वहाँ पर काम करती थी वो उसके पास आई और उसने रितिका को बताया कि वो उस पर विश्वास करती है, और उसने रितिका को बताया कि आज से करीब 8 साल पहले एक फैमिली आई थी बच्चे की डिलीवरी करवाने। कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते डॉक्टर लेट से आए और उस सरकारी अस्पताल की लापरवाही के चलते माँ और बच्चे दोनों ने दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि वही औरत शायद आज भी गायनेकोलॉजिस्ट वार्ड के कॉरिडोर में घूमती है और कभी कभी लोगों को दिखती भी है। हालांकि हॉस्पिटल वाले इन सब बातों को अफवाह बताते हैं, बट जो उस दिन रितिका के साथ हुआ शायद वो उसी औरत का ही काम होगा। रितिका ने फिर उसके बाद कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं की और कुछ समय बाद उसने उस हॉस्पिटल में काम करना भी छोड़ दिया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड। अब अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो यू कैन लाइक दिस वीडियो। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करें।
और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा रियल लाइफ क्रीपी या स्केरी इंसिडेंट हो चुका है तो आप हमें नीचे दिए गए मेल और इंस्टाग्राम पेज पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हम उन्हें अपनी वीडियो में फीचर करेंगे। थैंक यू।